एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोपी शूटरों पर मकोका लगने के बाद आज पहली बार उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों शूटर यानी सागर पाल और विकी गुप्ता की कस्टडी आज खत्म हो रही है और ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच एक बार फिर से उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस मामले में अभी तक कई कड़ियों को जोड़ना बाकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का यह कहना है कि इस पेशी के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से मुंबई लाने की कानूनी प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी। दरअसल 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने ही सलमान खान के घर पर 5 गोलियां चलाई थी और इसके बाद इसकी जिम्मेदारी जो है वो अनमोल बिश्नोई ने ली थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी इसमें दोनों आरोपी पर मकोका लगने के बाद आज पहली बार कोर्ट में उनकी पेशी है और आरोपियों की रिमांड की मांग क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि लगातार पूछताछ हो रही है और ऐसे में कई कड़ियों को क्राइम ब्रांच यहां जोड़ने की कोशिश भी करेगी। और आज की एक और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली के शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अदालत में इस बात पर सुनवाई होगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या फिर गलत। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने अपनी ही गिरफ्तारी को चुनौती दी है और इस पर यह अहम सुनवाई होने वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही केजरीवाल को झटका मिल चुका है। और इधर जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सोरेन की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को जल्द उनकी याचिका पर फैसला सुनाने का आदेश दे। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट उस मामले में फरवरी में ही फैसला सुरक्षित रख चुकी है, लेकिन अब तक उसने फैसला सुनाया नहीं है और इसी के खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जनवरी से ही झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन जो है वो जेल में बंद है और अब उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। चुनाव के बीच न्यूज 18 पर पीएम मोदी का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। हर सवाल पर पीएम मोदी ने दिया बेबाक जवाब। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का तूफानी प्रचार। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां। बागलकोट, सोलापुर, कराड़ और पुणे में करेंगे चुनाव प्रचार। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले अयोध्या में स्मृति ईरानी ने किए रामलला के दर्शन। आज रोड शो के बाद होगा नामांकन। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। तो सबसे पहले आपको आज की 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही आज राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करेंगे। केजरीवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और चौथी खबर है बंगाल से, जहां एक वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया। ये आज की 4 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पहली खबर है प्रधानमंत्री के तूफानी प्रचार की, वहीं केजरीवाल पर सुप्रीम सुनवाई है। दिग्गजों का नामांकन भी है और बंगाल के वीडियो पर बवाल भी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने पहली बार सबसे बड़ा प्रहार किया है। न्यूज 18 के मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बुराइयां लोगों को बताना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण घटाकर उसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं।
क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी। मैं कोई आज कर नहीं रहा जी। कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। अब देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए। वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया क्या? 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27%
शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे।